बच्चों अब हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसका सेकंड पार्ट हम मतलब वीडियो का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं और कहेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर इज़ दिस। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितनी भी हमारी जो नेचर में फोर्सेस हैं, मीन्स फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और हमारे जितने भी फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हम पहले जो फोर्स पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने 9th में पढ़ा है और फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। इट इज़ the force acts between any two objects in the universe by virtue of their masses। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि अगर हमने माना m1 एक ऑब्जेक्ट है, मैं इधर लिख देती हूँ m1, और माना ये m2 एक ऑब्जेक्ट है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो फॉर्मूला होगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, और डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं। ठीक है, तो इंटू जी क्या है, मीन्स एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर m1 and m2 आर द masses of these two objects and r is the distance between these two objects. Here g is gravitational constant। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। तो ये हम 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और मैं बता दूं कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल दोनों ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स पर ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो मेन इसका जो पॉइंट है वो है ये, इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जितनी भी आप फोर्सेस पढ़े होंगी आपने और जितनी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे अभी, वो अभी तक का जो वीकेस्ट फोर्स है वो यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, काफ़ी लंबी डिस्टेंसेस के में भी ये एप्लीकेबल है। जैसे कि आपको पता है सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो वहाँ जो ग्रेविटेशन है कितना लॉन्ग डिस्टेंसेस पर है ना। इसके अलावा मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में भी लॉन्ग डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी ये एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ 9th में हमने पढ़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसा कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या है, आर है, तो आर के स्क्वायर के एफ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आर बढ़ेगा एफ कम होगा, और आर कम होगा तो एफ बढ़ेगा, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है ना, तो इन्वर्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये ठीक है फोर्स जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसके अलावा ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, जो सेंटर्स को जो ज्वाइन कर रही होती है लाइन, इसके अलोंग ये लगती है। ठीक है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो फील्ड पार्टिकल्स हैं विच आर responsible for that force of attraction are graviton। ठीक है, ये मे भी नहीं होगा बुक में, तो बट फिर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं बताऊं कि ये हमेशा अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती कि रिपल्शन शो कर रही हो, नहीं। ठीक है ना, तो ये हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत ही ना के बराबर अभी तक जानकारी हासिल हो पाई है और बुक में भी बहुत कम दिया है।
कहीं भी मतलब इतना अच्छे से इसके बारे में अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़रूर लिखें। जैसे कि ये शॉर्ट लाइफ टाइम वाले जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ये जो है एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ये सबसे पहले जो इसकी स्टडी हुई थी वो डिस्कवरी हुई थी कहेंगे, तो डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बीटा डिके। बीटा डिके की जब बीटा डिके अभी आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे आप, तो 12th में है ये सब, तो उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 12th में है, बट वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं बीटा डिके के बारे में बता दूं कि बीटा डिके अकर व्हेन अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तब ये बीटा डिके अकर होता है, ठीक है। इसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे। इसका जो मेन पार्ट है दैट इज 10 to the power 25 times stronger than gravitational force। वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है, ठीक है ना। और जैसा बताइए बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम वाले जो बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एग्जिस्ट करती है। जैसे कि जो पार्टिकल्स हैं लैप्टॉन्स के बीच में, लैप्टॉन्स मेसॉन्स के बीच में। अब ये हैं क्या, ये आपने पहली बार सुना होगा वर्ड्स जो हैं ये, तो ये जो है ये जैसे आपने पढ़े हैं, सबसे पहले आपने 9th तक पढ़ा था कि पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया था, है ना। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़े, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसी ये और भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स is 10 to the power 25 times stronger than gravitational force। नेक्स्ट जो फोर्स है हमारी थर्ड फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि पता चल रहा है नाम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस यानी कि, है ना, तो फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, और अगर चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, समझे। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये रिपल्सिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है। कैसे, द फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और इस फोर्स के बारे में कूलम्ब ने लॉ दिया था जिसे कि हम कूलम्स लॉ बोलते हैं, और ये कूलम्स लॉ आप पढ़ेंगे 12th में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कूलम्स लॉ में क्या है। लाइक टू चार्जेस, अगर कोई भी टू चार्जेस कहीं भी मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा होता है उस फोर्स को हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से हम निकालते हैं, ठीक है। वो कूलम्स लॉ क्या कहता है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स चार्जेस का मल्टीप्लाई, जो दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं या फोर्स ऑफ रिपल्शन कह रहे हैं, मीन्स अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ऑपोजिट चार्जेस सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव, ठीक है। तो लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निकाला कैसे जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मीन्स दैट फोर्स इज in directly proportional to product of the two charges, and F is inversely proportional to the square of the distance between these two charges। जैसा कि आपने पिछला जो ग्रेविटेशन था उसमें पढ़ा था ना, मास वाला, सेम वो ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो
अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ठीक है। तो हम इससे कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम के इंक्लूड करते हैं, और के की वैल्यू बाद में जो रखी गई थी वो ये रखी गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके बारे में आप जो है 12th में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो मैं वैल्यू है बता देती हूँ, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, ठीक है। और इन सब के बारे में आप नहीं लिखें, मैंने तो लिख रखा है वैसे, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझ गए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट, द चार्जेस एंड मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा भी है, और अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्या चीज़ कि जैसे आपको जो है पढ़ा था हमने मैग्नेटिज्म में 10th में, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है किसी भी वायर में या कंडक्टर में, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है ना। तो वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो शो हो रहा है उसकी वजह से एक फोर्स लग रही होती है चार्जेस पर, ठीक है। उस फोर्स को ही ऑन मूविंग चार्जेस, दैट फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इज एफ, विच इज दिस, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ और उसकी वजह से फोर्स हुई, ठीक है। तो ये थर्ड, और इसके अलावा ये भी सेंट्रल फोर्स है, मैंने, ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है। टेंशन, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें ही इंक्लूड की जाती हैं। ये आप 11th में पढ़ेंगे, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये सारी फोर्स इसी में इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़, इट इज़ 10⁻36 टाइम्स मोर या ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, या 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें आप इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है ये। इसके अलावा ये सेंट्रल फोर्स भी है, कंजर्वेटिव है, और इसके बारे में जो ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मैंने यहाँ पे लिखा है, वाइल इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है ना। तो ये सब। नेक्स्ट और लास्ट जो इस फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होती है, द फोर्सेस दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड proton together in a nucleus are called strong nuclear force. This is the strongest force exist in nature, but it is short range force, कि बहुत छोटा, बहुत ही कम डिस्टेंस, अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर तक का, अप्रॉक्स न्यूक्लियस के साइज तक का ये जो है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है, ये फोर्स आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन रखा है, दूसरा प्रोटॉन रखा है ना, और न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस तो रिपल्शन शो करेंगे। तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट कैसे रह लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये तो निकल जाने चाहिए, बट नहीं निकलते, बिकॉज ये अट्रैक्शन हो रहा होता है इनके बीच में भी, और वो जो फोर्स है जिसकी वजह से ये बाइंड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसी फोर्स को आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बट ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है, कि न्यूक्लियस के अंदर तक ये है, लेकिन बाहर जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बाहर, तो आप जो है इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। इसके अलावा दे एक्ट बिटवीन 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, कि प्रोटॉन के बीच में लग सकते हैं, न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है ना। तो ये इधर एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके अलावा अबाउट 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 100 टाइम्स है ये, ठीक है। और शॉर्ट रेंज फोर्स है, इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन 10⁻⁵ मीटर और फर्मी,
15 मीटर सॉरी। देयर स्ट्रेंथ डिक्रीजेस वेरी रैपिडली व्हेन इंक्रीजिंग सेपरेशन। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट रेंज है, ये हमने बता दिया। तो ये जो फोर्सेस हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर, यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया शॉर्टेस्ट रेंज इतना मीटर तक ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो सेम चार्जेस हैं, तो अट्रैक्शन कैसे? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन द न्यूक्लियॉन्स। क्या चार्जेस हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है ये। ठीक है, डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे नहीं करता है ये, और ये बेसिकली अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंसेस इससे ज़्यादा हो जाता है, 0.5 फर्मी से ज़्यादा हो जाता है तो रिपल्सिव हो जाता है। 0.5 फर्मी से अगर जो है लेस होगा, ठीक है, लेस देन उससे कम हो जाएगी तो रिपल्सिव हो जाता है, अदरवाइज ये बेसिकली अट्रैक्टिव ही है। ठीक है, नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव। इसके अलावा इसकी जो पाई मीजोन्स जो है फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ये मैंने लिखा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है फोर्सेस की वो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स को हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मैंने एम से लिख दिया है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, तो यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है, देन 100 टाइम्स ये स्मॉलर है। ठीक है, यानी कि इससे 100 टाइम्स ज़्यादा है ये, और देन ये, और वीकेस्ट फोर्स क्या है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा कि कुछ लॉज हैं नेचर में जो हम ऑब्वियसली पढ़ते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें काफ़ी सारी जो थ्योरीज़ हैं हम एंटर करा देते हैं एनर्जी से रिलेटेड, कि जैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत सारे जो जैसे साउंड एनर्जी है तो वो भी आपका होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ना। लाइट एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। एनर्जी यानी कि सारा जो भी फॉर्म्स हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है जो कि आपने 9th में पढ़ा है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 इफ़ एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, है ना, कि ये भी कंजर्व्ड रहता है लीनियर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन हम पढ़ेंगे। रोटेशनल जो है इसमें ही चैप्टर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा चार्जेस के बारे में भी, चार्जेस भी कंजर्व्ड रहते हैं। जैसे कि मैंने माना है कोई सी रॉड को मैंने रब किया, जैसे ग्लास रॉड को मैंने सिल्क फाइबर से रब किया, तो चार्जेस, या कहीं आप स्केल को रब करते हैं अपने जैसे ड्राई हेयर पर, तो क्या होता है वो अट्रैक्शन शो करता है। इट मीन्स कि एक के चार्ज दूसरे पर गए। अब जो दूसरे पर गए हैं इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उस पर बने हैं। एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, माना ये स्केल है कोई हमारा, या कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रब किया किसी से, तो एक हो गया नेगेटिवली चार्ज, एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं वो आपका जैसे मैंने मान लिया स्केल है, और एक पे आ गए नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे आ गए तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये हमारा सिल्क फाइबर वगैरह जो भी है तो मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है कि इसने क्या लूज़ कर दिए या गेन कर लिए, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे चले गए, ठीक है। लेकिन नेट जो सिस्टम है, यानी कि दोनों मिलकर सिस्टम बनता है फिर, है ना, जो भी है पूरा सिस्टम है। तो इस पर जितने टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस होंगे प्लस इस पे जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस होंगे वो उतने ही रहेंगे जो इनिशियली थे, चाहे हम रब कर लें चाहे अलग रख लें, ठीक है ना। मीन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए तो 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए और 2 पॉजिटिव चार्जेस फिर इस पे आ जाएंगे। मीन्स 2 कम हुए यहाँ से और 2 इस पे ज़्यादा आ गए,
ठीक है। तो ये यानी कि चार्जेस कंजर्व्ड रहते हैं। तो इस टाइप से हम ये सारी चीज़ें इसमें करेंगे और आपको नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। आप इनके नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाइएगा और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लीजिएगा बस, ठीक है ना। और फिर इसको ख़त्म होने के बाद चेक भी कराएंगे, ठीक है। विद नेम सेक्शन मुझे सेंड करा कीजिएगा, ठीक है, पर्सनल नंबर पे मेरे। ओके।